हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे ट्रेड फिनेंस का चैप्टर 3.2 जो कि हमारा प्री शिपमेंट ट्रेड फिनेंस के ऊपर है। फ्रेंड, ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इसी चैप्टर से आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। तो प्री शिपमेंट फिनेंस जो है ये एक तरह का क्रेडिट होता है जो कि हम लोग अपने एक्सपोर्टर्स जो होते हैं उनको देते हैं, जो कि बैंक उनको प्रोवाइड करती है। और ये एक तरह से जो वर्किंग कैपिटल फिनेंस होता है उसकी तरह ये काम करता है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए प्री शिपमेंट फिनेंस एक्सपोर्टर्स को दिए जाते हैं उसमें रॉ मटेरियल्स परचेज करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर कोई कॉस्ट इनकर हो रहा है एक्सपोर्टर को तो उसके लिए, अगर उसके कोई वेयर हाउस की ज़रूरत है जहाँ पे वो गुड्स और रॉ मटेरियल्स रखना चाहता है तो उसके लिए, पैकेजिंग में जो गुड्स हैं जो उसको एक्सपोर्ट करनी है उसके पैकेजिंग में अगर कोई उसको कॉस्ट आ रहा है तो उसके लिए, शिपमेंट के लिए और अदर फिनेंशियल जो कॉस्ट होते हैं उसके लिए उसको प्री शिपमेंट फिनेंस जो है वो दिया जाता है। तो प्री शिपमेंट फिनेंस कितने तरह का होता है? तो सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग पैकिंग क्रेडिट बोलते हैं। फिर अगर उसको कोई गवर्नमेंट ड्यूटी ड्रॉबैक है या कोई रिसीवेबल्स है तो उसके अगेंस्ट में भी उसको एडवांस दिया जाता है। अगर उसको कोई पेमेंट चेक या ड्राफ्ट के थ्रू मिली है कोई एडवांस पेमेंट तो उसके अगेंस्ट में भी उसको प्री शिपमेंट फिनेंस जो है वो दिया जा सकता है। प्री शिपमेंट फिनेंस जो है वो हम लोग इंडियन करेंसी में भी दे सकते हैं और फॉरेन करेंसी में भी दे सकते हैं, जिसको कि हम लोग पीसीएफसी कहते हैं, पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। तो जो रिक्वायरमेंट है पैकिंग क्रेडिट के लिए वो क्या क्या है? तो जो एक्सपोर्टर है उसके पास 10 डिजिट का आईईसी यानी कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड होना चाहिए जो कि डीजीएफटी से उसको मिलेगा, और वो आरबीआई के कॉशन लिस्ट में नहीं होना चाहिए। एक्सपोर्टर जो है ईसीजीसी के स्पेसिफिक अप्रूवल लिस्ट में नहीं होना चाहिए। अगर एफटीपी के कोई फ्रीली परमिसिबल कैटेगरी के अंदर अगर वो नहीं आता है गुड्स तो उसके लिए उसको पैकिंग क्रेडिट जो है वो नहीं दिया जा सकता है। एक्सपोर्टर्स को डीजीएफटी से जो भी रिक्वायर्ड ऑथराइजेशन है वो उसको लेना होगा, तभी उसको पैकिंग क्रेडिट जो है वो दिया जा सकता है। अभी पैकिंग क्रेडिट देने के लिए एक्सपोर्टर से हम लोग क्या क्या चीज़ लेते हैं? तो सबसे पहला होता है फॉर्मल एप्लीकेशन और एक अंडरटेकिंग, जिसमें कि एक्सपोर्टर ये अंडरटेकिंग देता है कि वो गुड्स को स्टिपुलेटेड ड्यू डेट के अंदर जो है वो शिपमेंट उसका कर देगा। उसको एक कन्फर्म्ड और इररिवोकेबल ऑर्डर या इररिवोकेबल एलसी जो है वो देना पड़ेगा। अगर वो कोई ऐसा गुड्स है जो कि रेस्ट्रिक्टेड या कैनलाइज्ड कैटेगरी में आता है तो उसको डीजीएफटी से लाइसेंस और ऑथराइजेशन जो है वो इशू कराना पड़ेगा। कंफर्म्ड ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम ओवरसीज बायर शुड रिवील द इंफॉर्मेशन अबाउट द फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द ओवरसीज बायर। अब जो बायर जो है, जो एक्सपोर्टर से गुड्स परचेज कर रहा है, तो जो कंफर्म्ड ऑर्डर वो बैंक को रिप्रेजेंट करेगा उसमें उस बायर का फुल नेम, एड्रेस और वो क्या गुड्स जो है वो सेल आउट कर रहा है उसका डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, उसकी वैल्यू ऑफ गुड्स वो एफओबी पे है या सीआईएफ पे है, और उसका डेस्टिनेशन और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, ये इतनी चीज़ें जो है वो कंफर्म्ड ऑर्डर में मेंशन होनी चाहिए। अभी प्री शिपमेंट के लिए एक्सपोर्टर की क्या क्या एलिजिबिलिटी है? तो प्री शिपमेंट क्रेडिट जो है ऐसे एक्सपोर्टर को ग्रांट किया जाता है जिसके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर या एलसी उसके खुद के नाम में हो। एक्सपोर्टर जो है वो कोई पर्सन या कंपनी हो सकता है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है किसी थर्ड पार्टी यानी कि एक्सपोर्टर के अलावा अगर कोई थर्ड पार्टी है उसको भी पैकिंग क्रेडिट जो है वो दे सकती है जो कि उस गुड्स का सप्लायर या मैन्युफैक्चरर है। हु डज नॉट हैव एक्सपोर्ट ऑर्डर, और उसके पास ना ही एक्सपोर्ट ऑर्डर है और ना ही एलसी है उसके नेम में, लेकिन जो मेन एक्सपोर्टर है वो अगर उसको कोई ऑर्डर अगर देता है उसके बिहाफ में तो उस ऑर्डर के बेसिस पे जो है पैकिंग क्रेडिट उस सब सप्लायर को या मैन्युफैक्चरर को, जो कि एक थर्ड पार्टी है, उसको हम लोग पैकिंग क्रेडिट दे सकते हैं। इन केस वेयर द एक्सपोर्ट ऑर्डर इज डिवाइडेड बिटवीन मोर देन वन एक्सपोर्टर, अब जहां पे एक से ज्यादा एक्सपोर्टर है और उनके बीच में एक्सपोर्ट ऑर्डर डिवाइड है तो प्री शिपमेंट क्रेडिट जो है उनके बीच में शेयर किया जा सकता है। फ्रेंड, ये एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन कि जहां पे एक से ज्यादा एक्सपोर्टर है तो उनके बीच में प्री शिपमेंट क्रेडिट जो है वो शेयर की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? तो यस, ये उनके बीच में शेयर की जा सकती है। अभी प्री शिपमेंट फाइनेंस का क्वांटम कितना होना चाहिए? तो क्वांटम ऑफ फाइनेंस के लिए कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता है, ये एक नीड बेस्ड फाइनेंस है। बैंक जो है वो परसेंटेज ऑफ मार्जिन के बेसिस पे उसको डिटरमाइन कर सकती हैं और ये
कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि ऑर्डर का नेचर क्या है, कमोडिटी का नेचर क्या है, और एक्सपोर्टर की कितनी कैपेबिलिटी है कि और वो कितना कंट्रीब्यूशन जो है वो इस फिनेंस में दे सकता है। अभी प्री शिपमेंट फिनेंस में क्या क्या स्टेजेस होते हैं, तो सबसे पहला स्टेज होता है अप्रेजल एंड सैंक्शन ऑफ लिमिट। तो जब हम उसका सैंक्शन ऑफ लिमिट अप्रेज करते हैं तो वहाँ पे शिपमेंट के पहले जितना भी कॉस्ट होता है वो सब पैकिंग क्रेडिट के लिए एलिजिबल होता है। पैकिंग क्रेडिट एडवांस जो है ये लिक्विडेटेड होता है फ्रॉम एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ओनली, यानी कि जिस एक्सपोर्ट प्रोसेस के लिए उसको लोन दिया जा रहा है पैकिंग क्रेडिट, तो उसका जब पेमेंट उसको मिलेगा तो उस पेमेंट से उस पैकिंग क्रेडिट को लिक्विडेट किया जाएगा। While considering credit facilities for export activities, banks specifically look into the aspect of product profile, country profile and the commodity profile. जब हम लोग एक्सपोर्ट फिनेंस जो है किसी को देते हैं तो वहाँ पे 3 चीज़ें जो है उसके प्रोफाइल को स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है बैंकों को। पहला होता है प्रोडक्ट का प्रोफाइल, कंट्री का प्रोफाइल यानी किस कंट्री में वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की जा रही है, और कमोडिटी प्रोफाइल यानी कि कौन सी प्रोडक्ट है जो कि इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। बैंक को ये भी देखना होता है कि जो बायर है उसका स्टेटस रिपोर्ट कैसा है, और जो एक्सपोर्टर जिसके साथ वो बिजनेस कर रहा है उसकी क्या रेपुटेशन है। इस स्टेटस रिपोर्ट के लिए बैंक नॉर्मली जो है वो ईसीजीसी या इंटरनेशनल कंसल्टिंग एजेंसी जैसे इसकी डन एंड ब्रैडस्ट्रीट जो है, ये बायर और सेलर का जो स्टेटस रिपोर्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है बैंकों को, तो बैंक उनसे हेल्प ले सकती है। तो बैंक जो है पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी देने से पहले क्या क्या इंश्योर करेगी कि जो एक्सपोर्टर है वो उसका एक रेगुलर कस्टमर है और उसका मार्केट में जो है अच्छा स्टैंडिंग है, उसके पास नेसेसरी लाइसेंस और कोटा परमिट्स है। Whether the country with which the exporter wants to deal is under the list of restricted cover countries. अब अगर जो एक्सपोर्टर है वो ऐसे कंट्री के साथ डील कर रहा है जो कि रेस्ट्रिक्टेड कवर कंट्रीज में है, तो इस तरीके के शिपमेंट में जो इनके शिपमेंट आर मेड टू ए बायर इन सम ऑफ द कंट्रीज क्लासिफाइड बाय ईसीजीसी एज रेस्ट्रिक्टेड कवर कंट्रीज, स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ ईसीजीसी शुड बी ऑब्टेन्ड फॉर सच शिपमेंट। यानी कि जो बायर है ऐसे कंट्री का है जो कि रेस्ट्रिक्टेड कवर कंट्रीज में आती है, और इस कंट्री को ईसीजीसी ने रेस्ट्रिक्टेड कवर कंट्रीज में अगर क्लासिफाई कर रखा है तो उसको ईसीजीसी से स्पेसिफिक अप्रूवल लेनी होगी वहां पे एक्सपोर्ट करने के लिए। अभी नेक्स्ट है डिसबर्समेंट ऑफ पैकिंग क्रेडिट एडवांस, यानी कि पैकिंग क्रेडिट एडवांस को डिसबर्स कैसे करना है। तो डिसबर्स करने से पहले सबसे पहले जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको एग्जीक्यूट कराना है एक्सपोर्टर से, और डिसबर्समेंट जो है वो अलाउ करनी है एक्सपोर्ट्स एक्टिविटीज दैट मे बी सीजनल इन नेचर। अब ऐसे एक्सपोर्ट जहाँ पे कि जो नेचर ऑफ एक्टिविटी है वो सीजनल है, यानी कि सीजन के ऊपर डिपेंड है, और एक्सपोर्टर जो है जिस टाइम पे पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर रहा है उस टाइम पे वो उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो इस तरीके के केसेस में जो है उसको रनिंग अकाउंट पैकिंग क्रेडिट जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। तो बिफोर डिसबर्समेंट द बैंक स्पेसिफिकली चेक्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्या क्या चेक करना होता है, जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है एक्सपोर्टर ने तो उसमें देखना होता है कि बायर का नाम क्या है, कौन सी कमोडिटी है जिसको कि एक्सपोर्ट की जानी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वैल्यू कितनी है, ये सीआईएफ के ऊपर है या एफओबी के ऊपर है, उसका लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट या निगोसिएशन क्या है, और कोई अदर टर्म्स एंड कंडीशन जो है जिसको कि कंप्लाई करना है। तो ये सारी चीजें बैंकों को चेक करनी होती है बिफोर डिसबर्समेंट। अभी क्वांटम ऑफ फिनेंस जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट का एफओबी वैल्यू होता है या एलसी का जो एफओबी वैल्यू होता है, या फिर जो गुड्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उसका डोमेस्टिक वैल्यू, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसको हम लोग क्वांटम ऑफ फिनेंस में लेंगे। नॉर्मली जो होता है इंश्योरेंस और फ्रेट का जो चार्ज होता है वो बैंक लेटर स्टेज में पे करती है। पेमेंट जो है वो डायरेक्टली सप्लायर को पे करना है, और कैसे पे करना है, ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक में। कैश में आपको कभी भी पेमेंट नहीं करनी होती है। The period for which the packing credit is provided is decided by the bank depending upon the time required by the exporter for procuring and manufacturing processing the goods। यानी कि जो पैकिंग क्रेडिट का जो टाइम लिमिट होता है वो बैंक डिसाइड करती है, और ये क्या चीज़ पे डिपेंड करता है कि एक्सपोर्टर को उसको बनाने में, पैकेज करने में, मैन्युफैक्चर करने में, प्रोसेस करने में कितना दिन लगता है, ये उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। नॉर्मली जो पैकिंग क्रेडिट होता है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। नॉर्मली जो पैकिंग क्रेडिट का पीरियड होता है वो 180 डेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए।
बैंक जो है उसको फर्दर एक्सटेंड कर सकती है 90 डेज प्लस 90 डेज, यानी कि टोटल 180 प्लस 90 प्लस 90, तो टोटल कितना हो गया 360 डेज ऑन इट्स ओन डिस्क्रिप्शन विदाउट रेफरिंग टू आरबीआई, यानी कि आरबीआई को रेफर किए बिना ये मैक्सिमम 360 डेज तक जो है बैंक उसको दे सकती है। However, if the pre-shipment advance is not adjusted by submission of export document within 360 days from the date of advance, the advance will cease to qualify for prescribed rate of interest for export credit to the exporter ab initio। यानी कि अगर 360 डेज के अंदर जो एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करता है और उसको जो प्री शिपमेंट क्रेडिट है उसको एडजस्ट नहीं करता है, तो उसको जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैकिंग क्रेडिट जो है वो दिया गया है, बैंक उसको सीज कर लेती है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा फॉलो अप ऑफ पैकिंग क्रेडिट एडवांस। अब फॉलो अप कैसे करना है, तो सब फॉलो अप करने में जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको स्टॉक स्टेटमेंट जो है वो सबमिट करना होता है, अपने स्टॉक के बारे में उनको बताना होता है जो कि बैंक ने पैकिंग क्रेडिट एडवांस के अगेंस्ट में प्लेज या हाइपोथिकेट किया हुआ है। बैंक जो है स्टॉक स्टेटमेंट सबमिशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो बैंक खुद डिसाइड करती है एट द टाइम ऑफ सैंक्शनिंग द पैकिंग क्रेडिट। ऑथोराइज्ड डीलर या बैंक जो भी है वो स्टॉक को फिजिकली इंस्पेक्ट कर सकती है एट रेगुलर इंटरवल्स। अभी पैकिंग क्रेडिट एडवांस को लिक्विडेट कैसे करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। ये सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में आते हैं पॉइंट वाइज, तो इसलिए इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। पैकिंग क्रेडिट एडवांस जो है वो जो एक्सपोर्ट प्रोड्यूस यानी कि जिस बायर को एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो जब उसका पेमेंट करेगा तो उस एक्सपोर्ट प्रोसीड से उसको लिक्विडेट किया जाएगा। एट दिस स्टेज द प्री शिपमेंट क्रेडिट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, और इस टाइम पे जो प्री शिपमेंट क्रेडिट होता है वो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट में कन्वर्ट हो जाता है। पैकिंग क्रेडिट एडवांस को हम लोग can also be liquidated with proceeds of payment receivable from Government of India. This payment includes the duty drawback payment from the Market Development Fund of the central government और फ्रॉम एनी अदर रिलीवेंट सोर्सेज, यानी कि अगर एक्सपोर्टर के पास कोई गवर्नमेंट ड्यूटी ड्रॉबैक है या अगर उसका कोई मार्केट डेवलपमेंट फंड है सेंट्रल गवर्नमेंट का या किसी अदर रिलेवेंट सोर्स से उसको अगर कोई प्रोसीड्स मिल रहा है तो उसके थ्रू भी पैकिंग क्रेडिट को हम लोग लिक्विडेट कर सकते हैं। अब अगर किसी रीजन से एक्सपोर्ट नहीं हुआ, यानी कि जो एक्सपोर्टर है उसने सामान नहीं भेजा, तो जो पूरा का पूरा एडवांस है वो बैंकों को कमर्शियल इंटरेस्ट रेट प्लस पिनल रेट के साथ बैंकों को रिकवर करनी होती है, और ये जो पिनल इंटरेस्ट रेट है वो बैंक खुद ही डिसाइड करती है। पैकिंग क्रेडिट एडवांस मे बी रिपेड बाय प्रोसीड्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स ऑफ द सेम और अनदर कमोडिटी टू द सेम और अनदर बायर। पैकिंग क्रेडिट जो है जिस एडवांस के लिए दिया गया है नॉर्मली तो हमें उसी से रिकवर करना चाहिए, लेकिन इन केस अगर एक्सपोर्टर चाहे और वो अगर किसी उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है रीपे करने में या कुछ अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ गया वो नहीं रीपे कर पा रहा है और उसका कोई अदर सेल प्रोसीड्स आ गया तो वो उससे भी अपने उस क्रेडिट को जो है वो लिक्विडेट कर सकता है। तो वही यहाँ पे दे रहा है कि पैकिंग क्रेडिट एडवांस मे बी रिपेड बाय प्रोसीड्स फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ द सेम or another commodity to the same or another buyer. However, banks should ensure that the substitution is commercially necessary and unavoidable. लेकिन यहाँ पे बैंकों को इंश्योर करना होता है कि जो सब्सटीट्यूट वो एक्सपोर्टर को प्रोवाइड कर रहे हैं वो वहाँ पे कमर्शियली जो है ज़रूरी है और अनअवॉइडेबल है, तभी वो जो है दूसरे एक्सपोर्ट के प्रोसीड से उसको लिक्विडेट कर सकता है। पैकिंग क्रेडिट जो है अगर EFC अकाउंट में उसका अगर कोई फंड है तो उससे भी उसको एडजस्ट किया जाता है, या फिर अगर उसको कोई लोकल फंड रिसीव हो रही है एक्सपोर्टर को तो उसके थ्रू भी उसको एडजस्ट किया जा सकता है। अब अगर पैकिंग क्रेडिट कोई ओवरड्यू हो जाए तो उस केस में क्या करना है, तो बैंक जो है नॉर्मल रिकवरी प्रोसीड्यूर्स जैसे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको रियलाइज करने के लिए वो स्टेप्स ले सकती है, या फिर अगर रिक्वायर है तो उसको नर्सिंग प्रोग्राम जो है वो भी प्रोवाइड किया जा सकता है। अभी कुछ स्पेशल केसेस यहाँ पे दिए हुए हैं फ्रेंड्स पैकिंग क्रेडिट के। तो सबसे पहला जो है पैकिंग क्रेडिट टू सब सप्लायर, यानी कि पैकिंग क्रेडिट जो है जो एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर है, और एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर मान लीजिए किसी को जो अदर पर्सन को या किसी थर्ड पार्टी को मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑर्डर प्रोवाइड कर रहा है, तो डिस्क्लेमर के बेसिस पे जो कि जो ओरिजिनल एक्सपोर्ट होल्डर है ऑर्डर होल्डर है
वो अगर उसको डिस्क्लेमर देता है तो उसके बेसिस पे पैकिंग क्रेडिट जो है उस थर्ड पार्टी के साथ जो कि गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके साथ शेयर की जा सकती है, टू द इफेक्ट दैट ही हैज नॉट अवेल्ड is not availing any credit facility against the portion of the order transferred in the name of manufacturer। अगर उसने कोई क्रेडिट फैसिलिटी मैन्युफैक्चरर के नेम पे ट्रांसफर की हुई है तो जो ओरिजिनल एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर है उस पोर्शन के लिए उस पे वो क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो अवेल नहीं कर सकता है। और जो डिस्क्लेमर वो देगा वो जो एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर है उसका जो बैंकर है वो उसको काउंटर साइन करके देगा। Banker of EOH may open an inland LC specifying the goods to be supplied by the sub supplier to the EOH। जो EOH का बैंक है वो भी उस सब सप्लायर के नाम पे LC जो है वो ओपन कर सकता है। On the basis of such an LC, the sub supplier's bank may grant a packing credit to the sub supplier। और वो जो LC जो है जो EOH के बैंक ने सब सप्लायर के नाम पे ओपन की हुई है, सब सप्लायर का जो बैंक है उस एलसी के बेसिस पे उसको पैकिंग क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स द एलसी ओपनिंग बैंक विल पे टू द सब सप्लायर्स बैंक अगेंस्ट द इनलैंड डॉक्यूमेंट रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनलैंड एलसी ओपन बाय देम। और जब गुड्स सप्लाई हो जाएगी तो जो बैंक जिस बैंक ने एलसी ओपन किया है वो सब सप्लायर के बैंक को पेमेंट जो है वो भेज देगा। फिर द स्कीम इज इंटेंडेड टू कवर ओनली द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल एंड इज नॉट टू बी एक्सटेंडेड टू कवर सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल ईटीसी रनिंग अकाउंट फैसिलिटी इज नॉट ग्रांटेड टू सब सप्लायर। यानी कि जो फर्स्ट स्टेज का प्रोडक्शन साइकिल है ये सिर्फ उसी के लिए सब सप्लायर को दिया जाएगा। उसको अगर कोई रनिंग अकाउंट फैसिलिटी अगर चाहिए तो वो उसको इसके बेसिस पे नहीं मिल सकता है। फिर सेकंड है रनिंग अकाउंट फैसिलिटी। रनिंग अकाउंट फैसिलिटी जो है ऐसे एक्सपोर्टर को ग्रांट किया जाता है जहाँ पे कि उनको जिस टाइम पे वो पैकिंग क्रेडिट जो है वेल कर रहे हैं और उस टाइम पे वो उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कोई सीजनल अगर प्रोडक्ट है तो उसके लिए बैंक जो है रनिंग अकाउंट फैसिलिटी उनको दे सकती है। इसके लिए एक्सपोर्टर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए, तभी उनको रनिंग अकाउंट फैसिलिटी जो है प्रोवाइड किया जा सकता है। एक्सपोर्टर को इसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर फॉर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में उसको दिया जा सकता है। यानी कि रनिंग अकाउंट फैसिलिटी जब एक्सपोर्टर अप्लाई कर रहा है और उस वक्त उसके पास एलसी या एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है तो भी उसको जो है उसके गुड ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे उसको रनिंग अकाउंट फैसिलिटी दिया जा सकता है, लेकिन उसको एक रीजनेबल टाइम के अंदर जो है एक्सपोर्ट ऑर्डर या फिर कन्फर्म लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो सबमिट करना होता है। बैंक जो है इंडिविजुअल एक्सपोर्ट बिल के ऊपर मार्क ऑफ करेगी और जब उनको वो रिसीव होगा तो उससे जो प्री शिपमेंट क्रेडिट जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे जो है वो क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट है प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। यानी कि जो प्री शिपमेंट क्रेडिट है अभी तो हम लोगों ने देखा कि वो आईएनआर के बेसिस में दी जाती है, लेकिन प्री शिपमेंट क्रेडिट जो है वो एक्सपोर्टर फॉरेन करेंसी में भी अवेल कर सकता है। क्यों अवेल कर सकता है कि मान लीजिए उसको अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ गुड्स जो है अदर कंट्री से मंगवानी है तो वहाँ पे जो उसको पेमेंट करना होगा वो फॉरेन करेंसी में करना होगा, तो इसलिए एक्सपोर्टर अगर चाहे तो वो फॉरेन करेंसी में भी प्री शिपमेंट एडवांस जो है वो अवेल कर सकता है। तो ऑथोराइज डीलर जो होते हैं वो उनको परमिशन होता है कि वो प्री शिपमेंट क्रेडिट जो है वो फॉरेन करेंसी में एक्सपोर्टर को दे सकते हैं फॉर डोमेस्टिक एंड इम्पोर्टेड इनपुट्स ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। और ये कौन से रेट पे दिया जाएगा? लाइबोर, यूरो लाइबोर, यूरिबोर, रिलेटेड रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज एन एडिशनल विंडो अवेलेबल टू इंडियन एक्सपोर्टर्स अलॉन्ग विथ द एग्जिस्टिंग आईएनआर पैकिंग क्रेडिट। यानी कि अगर उसने एक इंडियन करेंसी में पैकिंग क्रेडिट ले रखा है तो वो फॉरेन करेंसी में भी पैकिंग क्रेडिट जो है वो अवेल कर सकता है। अंडर दिस स्कीम क्रेडिट इज प्रोवाइडेड इन फॉरेन करेंसी इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स ईटीसी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एक्सपोर्ट ऑर्डर। यानी कि जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है उसको फुलफिल करने के लिए उसको अगर रॉ मटेरियल या कोई कंपोनेंट परचेज करनी है तो उसके लिए उसको फॉरेन करेंसी में जो है पैकिंग क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सकता है। बैंक जो है इस पे इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटरमाइन करने के लिए फ्री होती है और ये नॉर्मली लाइबोर, यूरो लाइबोर और यूरिबोर के ऊपर जो है अवेलेबल होता है, जिसमें कि उसका पीरियड क्या क्या होगा? 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। बैंक जो है इसके ऊपर रेट कोट करती है जिसमें 2 पीरियड होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है स्टैंडर्ड पीरियड और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड पीरियड। तो जो स्टैंडर्ड पीरियड होता है वो लेस देन 6 मंथ्स के लिए होता है और नॉन स्टैंडर्ड पीरियड जो होता है वो मोर देन 6 मंथ्स के लिए होता है। तो जो स्टैंडर्ड पीरियड है
उसमें उसका जो 6 मंथ्स तक का रेट है वो एप्लीकेबल होगा, और नॉन स्टैंडर्ड पीरियड में जिस रेट उसमें लिया जाएगा, तो जिस स्टैंडर्ड पीरियड के लिए वो ले रहा है उससे नेक्स्ट अपर स्टैंडर्ड पीरियड, माने बिलो द नेक्स्ट अपर स्टैंडर्ड पीरियड, यानी कि अगर 1 साल के लिए वो पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर रहा है तो उसको 6 मंथ्स का जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि नॉन स्टैंडर्ड पीरियड के लिए बैंक शुड इंश्योर दैट द रेट कोटेड इज बिलो द नेक्स्ट अपर स्टैंडर्ड पीरियड रेट। फिर है बैंक में कलेक्ट इंटरेस्ट ऑन पीसीएफसी एट मंथली इंटरवल्स अगेंस्ट सेल ऑफ फॉरेन करेंसी और आउट ऑफ बैलेंस इन ईएफसी अकाउंट और आउट ऑफ डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट बिल इफ पीसीएफसी इज लिक्विडेटेड। अगर पीसीएफसी जो है वो लिक्विडेट हो रहा है तो बैंक जो है उस पर इंटरेस्ट क्या बेसिस पे कलेक्ट कर सकती है? एक तो मंथली इंटरवल पे कलेक्ट करेगी, दूसरा जो उसका फॉरेन करेंसी मिला है उसके अगेंस्ट में, या फिर उसके ईएफसी में जो बैलेंस है उसके बेसिस पे, या फिर जो एक्सपोर्ट बिल का डिस्काउंटेड वैल्यू है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट कलेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ क्रेडिट। तो नॉर्मली जो पीसीएफसी है वो मैक्सिमम 360 डेज के लिए अवेल कर सकता है एक्सपोर्टर, उसको फर्दर एक्सटेंशन जो है वो भी दे सकती है, टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स्ड बाय द बैंक कंसर्न एंड इफ नो एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस विद इन 360 डेज। फर्दर एक्सटेंशन जो है उसका टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे जो है एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे आरबीआई का जो परमिशन है वो रिक्वायर्ड होगा और ये बैंक उसको फिक्स करेगी। अगर 360 डेज के अंदर कोई भी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो है वो बैंक को अगर नहीं रिसीव होता है तो बैंक पीसीएफसी को टीटी सेलिंग रेट के ऊपर जो है एडजस्ट कर देगी, और यहाँ पे उसको कोई भी प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई का जरूरत नहीं होगा। फॉर एक्सटेंशन ऑफ पीसीएफसी विद इन 180 डेज बैंक्स आर फ्री टू डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी का जो पैकिंग क्रेडिट है वो 180 डेज के अंदर ही उसको एक्सटेंड किया जा रहा है तो बैंक जो है उसको फ्री होती है उसका इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करने के लिए। फिर है द फैसिलिटी मे बी एक्सटेंडेड इन वन ऑफ द कन्वर्टिबल करेंसीज, और इस फैसिलिटी को एक्सटेंड किया जा सकता है किसी भी कन्वर्टिबल करेंसी में, जो कि कौन कौन सा है? यूएसडी है, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, जापानीज येन, ईटीसी। द रिस्क एंड द कॉस्ट ऑफ क्रॉस करेंसी ट्रांजेक्शन इज दैट ऑफ द ट्रांसपोर्टर। अगर वो ये क्रॉस करेंसी ट्रांजेक्शन अगर कर रहा है तो उसमें जो भी कॉस्ट ऑफ क्रॉस करेंसी का जो रिस्क है वो एक्सपोर्टर को बेयर करना पड़ेगा। बैंक अगर चाहे तो वो इस फैसिलिटी को रनिंग अकाउंट फैसिलिटी में भी कन्वर्ट करने के लिए या एक्सटेंड करने के लिए परमिट कर सकती है, अगर उसने ऑलरेडी जो है आईएनआर स्कीम में कोई अगर पैकिंग फैसिलिटी अवेल कर रखा है तो। द सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द बैंक फॉर एक्सटेंडिंग पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी इन फॉरेन करेंसी क्या क्या है? कौन कौन से सोर्स जो है जो बैंक उसको एक्सटेंड कर सकती है? तो अगर उसके फॉरेन करेंसी बैलेंस अवेलेबल विद द बैंक इन ईएफसी अकाउंट, आरएफसी अकाउंट एंड एफसीएनआर अकाउंट, यानी कि इन तीनों अकाउंट में अगर कोई बैलेंस है तो उसके बेसिस पे भी बैंक उसको पीसीएफसी फैसिलिटी जो है एक्सटेंड कर सकती है। कौन कौन से अकाउंट में? ईएफसी अकाउंट में, आरएफसी अकाउंट में और एफसीएनआर अकाउंट में। बैंक्स आर ऑल्सो परमिटेड टू यूटिलाइज द फॉरेन करेंसी बैलेंसेज अवेलेबल अंडर एस्क्रो अकाउंट्स एंड एक्सपोर्टर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फॉर द पर्पस, यानी कि बैंक जो है जो भी उसके एस्क्रो अकाउंट में या फिर ईएफसी अकाउंट में कोई बैलेंस है तो उसको भी फॉरेन करेंसी बैलेंस के लिए वो परमिट कर सकती है यूटिलाइजेशन के लिए। बैंक अगर चाहे तो वो एब्रॉड से भी बोरो कर सकती है। बैंक में अवेल ऑफ लाइंस ऑफ क्रेडिट फ्रॉम अदर बैंक्स इन इंडिया, बैंक जो है अदर बैंक्स जो कि इंडिया में अदर बैंक्स हैं वहां से भी फंड जो है क्रेडिट कर सकती है। इफ दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू रेज लोन्स, अगर वो फ्रॉम एब्रॉड ऑन देयर ओन, अगर एब्रॉड से या फिर कहीं और से वो अगर लोन जो है वो रेज नहीं कर सकते हैं तो वो अदर बैंक इन इंडिया से भी फंड को रेज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द बैंक डज नॉट हैव ए ब्रांच एब्रॉड, अगर उसका एब्रॉड में कोई ब्रांच नहीं है तभी वो दूसरे बैंक से फंड रेज कर सकती है। पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू डीम्ड एक्सपोर्ट्स, डीम्ड एक्सपोर्ट्स के लिए पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज दे सकते हैं या नहीं? तो डीम एक्सपोर्ट जो है ये मल्टीलैटरल एजेंसीज या फंड एडेड प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम
या फिर कोई ग्लोबल टेंडर है उसके अगेंस्ट में अगर दिया गया है तो जो भी पेमेंट उससे रिसीव होगा दैट आर एलिजिबल फॉर पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, यानी कि जितना पेमेंट उसको फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव होने वाला है उसके बेसिस पे डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। PCFC released for deemed export should be liquidated by grant of foreign currency loan at post supply stage for a maximum period of 30 days or up to the date of payment by the project authorities whichever is earlier। यानी कि PCFC जो है वो उसको पोस्ट सप्लाई स्टेज के लिए फॉरेन करेंसी लोन देकर के लिक्विडेट किया जा सकता है और उसका जो टेन्योर होगा वो मैक्सिमम 30 डेज या फिर उससे प्रोजेक्ट अथॉरिटीज जिसके लिए डीम्ड एक्सपोर्ट किया जा रहा है उससे जो डेट ऑफ पेमेंट है जो भी अर्लियर होगा उतने दिन के लिए उसको पोस्ट सप्लाई स्टेज के लिए फॉरेन करेंसी में पैकिंग क्रेडिट जो है वो ग्रांट किया जा सकता है। PCFC में ऑल्सो भी रीपेड और प्रीपेड आउट ऑफ बैलेंसेज EEFC अकाउंट एज ऑल्सो फ्रॉम रूपी रिसोर्सेज ऑफ द एक्सपोर्टर, यानी कि एक्सपोर्टर अगर चाहे तो उसके EFC अकाउंट में अगर कोई बैलेंस है या फिर उसको कोई रूपी रिसोर्स के थ्रू जो कुछ पेमेंट मिल रहा है तो उससे भी वो PCFC जो है वो लिक्विडेट कर सकता है। अभी कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए कोई पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज है कि नहीं, तो नॉर्मली फ्रेंड्स कंसल्टिंग सर्विसेज जो होता है वहाँ पे गुड्स का कोई फिजिकल मूवमेंट्स जो है वो नहीं होता है, तो वहाँ पे भी पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड की जा सकती है। किस लिए की जा सकती है, उनको अगर ट्रेनिंग देना है या फिर हाँ टेक्निकल पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी कि कोई टेक्निकल या ट्रेनिंग जो है उनको देना है तो उसके लिए जो एक्सपोर्टर है वो फंड जो है वो मोबिलाइज कर सकते हैं पैकिंग क्रेडिट के थ्रू। नेक्स्ट है एडवांस अगेंस्ट चेक ड्राफ्ट्स रिसीव्ड एज एडवांस पेमेंट। अब मान लीजिए एक्सपोर्टर को बायर जो है कुछ एडवांस पेमेंट दिया है उसके चेक या ड्राफ्ट में, तो उस चेक या ड्राफ्ट को क्लियर होने में कुछ टाइम लगेगा, तो जितना टाइम उसको लगेगा उस ड्राफ्ट या उस चेक को क्लियर होने में तो उसके बेसिस पे जो है बैंक उनको एक्सपोर्ट क्रेडिट दे सकती है, लेकिन वहाँ पे उसको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा और उस एक्सपोर्टर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। और ये उसको कब तक दिया जाएगा, जब तक कि उसका चेक जो है वो रियलाइज नहीं हो जाता है, मतलब उसका पेमेंट जो है उसको नहीं आ जाता है क्लियर होके, तब तक बैंक उसको PCFC जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। लास्ट में यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा दिया हुआ है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट के लिए। तो लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट जो होता है वो एक एवरेज इंटरेस्ट रेट जो होता है जो कि जो लंदन के जो लीडिंग बैंक्स होते हैं उनके रेट को एस्टिमेट करके निकाला जाता है। तो ऑफिशियली जो है इसको हम लोग आइस लिबोर यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज लिबोर कहते हैं और ये शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे दिया जाता है। तो ये कैसे निकलता है फ्रेंड्स, एवरी डे क्या होता है कि 11 बजे मतलब 11 AM सुबह में इन लंदन द ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन टेक्स अ पोल फ्रॉम 18 लीडिंग कंट्रीब्यूटर्स बैंक, जो वहाँ के 18 लीडिंग कंट्रीब्यूटर बैंक हैं उनसे एक पोल के थ्रू वहाँ का वो इंटरेस्ट रेट जो है 11 o'clock ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन जो है वो कलेक्ट करती है। उसके बाद ये रेट वैसा होता है जिसपे कि वे इंटर बैंक मार्केट में जो है लोन प्रोवाइड करते हैं। अब इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज जो होता है वो इसके बेसिस पे उस दिन का लाइबोर जो है वो कैलकुलेट करता है। तो ये जो 10 एवरेज कोट्स जो है उसमें लिए जाते हैं 10 हाईएस्ट कोट्स, उसमें से जो 4 हाईएस्ट और 4 लोएस्ट होते हैं उनको छोड़ करके जो कोट बचता है उसके एवरेज को वो लोग लाइबोर रेट में जो है पब्लिश करते हैं। लाइबोर रेट 7 टेन्योर के लिए पब्लिश किया जाता है जो कि ओवरनाइट से लेकर के 12 मंथ्स के बीच में होता है, जिसमें कि ओवरनाइट 1 वीक यानी 7 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स, ये 7 टेन्योर होते हैं। और नॉर्मली जो है लाइबोर रेट 3 मंथ्स और 6 मंथ्स इसी दोनों का ज़्यादा यूज होता है। इंडिया में भी मोस्ट ऑफ दी जो फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स होते हैं उनका बेंचमार्क जो है वो लाइबोर के अगेंस्ट ही दिया जाता है। और इसमें फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट क्रेडिट जिसमें कि प्री एंड पोस्ट शिपमेंट और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स यानी कि ECB जो है इसी बेंचमार्क के ऊपर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये जो प्री शिपमेंट ट्रेड फाइनेंस का चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है। तो आपको अगर हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।